सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स। हम क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले पार्ट में सारी थ्योरी, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट क्या, यानी बुक में जितनी भी थ्योरी दी गई है, आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह सबको समझा देते हैं। फिर दूसरे लेक्चर में हम आपको इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस बता देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो तीसरे लेक्चर में बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझा देंगे। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स। इस काइनेमेटिक्स के अंदर में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? एक चीज पढ़ा था सर, फिजिक्स कहाँ से ले आए सब। देखो, आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, उस काइनेमेटिक्स में आपने क्या पढ़ा था कि आपने देखा था कि हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, उसकी मैथमेटिकल चीजें यूज करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, या फिर दूसरा टॉपिक था हमारे पास मोशन इन प्लेन था, या फिर लॉज ऑफ मोशन था। इन सब में हम क्या यूज करते थे? मैथमेटिक्स लगाते थे कि किसी भी लॉज ऑफ मोशन का मैथमेटिक्स, या प्लेन में कोई चीज आ रही है उस पर मैथ कैसे लगाएंगे। उसी तरह हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, यानी यहां पर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे और उस केमिकल रिएक्शंस की ऊपर हमें मैथमेटिक्स लगाना है। कैसी मैथमेटिक्स सर? यानी हमें पता करना है पहली चीज कि इस केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, यहां लिख देते हैं, उससे कंफ्यूज मत करना। रेट ऑफ रिएक्शन, पहले चैप्टर को समझो, बड़ा मजा आएगा समझने में। केमिकल काइनेटिक्स यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें मैथमेटिक्स लगाना है। कैसी मैथमेटिक्स? यानी मैथमेटिक्स लगा के हमें पता करना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का, मान लो कोई एक केमिकल रिएक्शन है, स्मॉल a प्लस कैपिटल A, स्मॉल b प्लस कैपिटल B गिव्स स्मॉल c प्लस कैपिटल C प्लस स्मॉल d प्लस कैपिटल D। ऐसे एनसीईआरटी समझाता है, हम बोले 2a प्लस 3b गिव्स 4c प्लस 2d। ऐसा कोई अगर केमिकल रिएक्शन है तो इस केमिकल रिएक्शन का आप बताओ मैथमेटिकल तरीके से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। फिर इसी केमिकल रिएक्शन का आप मैथमेटिकल तरीके से बताओ कि इसकी इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। अब एवरेज मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन, जैसे 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में रिएक्शन कैसा था, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी थी। और इंस्टेंटेनियस मतलब 4 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 3 मिनट 2 सेकंड पे, यानी पार्टिकुलर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको उसकी रेट बतानी है, किसी टाइम इंटरवल में उसकी रेट बतानी है। ये सारी चीजें मैथमेटिकली सॉल्व करके आपको दिखानी है। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए। दूसरा, आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। तीसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि नेचर या फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, किन किन फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसको बताओ। फिर चौथा चीज आपसे पूछा जा सकता है कि रेट कांस्टेंट के बारे में समझाओ। रेट ऑफ रिएक्शन तो समझा दिया, रेट कांस्टेंट के बारे में समझाओ। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रेट कांस्टेंट की मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उसके बारे में समझाओ। फिर छठा चीज आपसे पूछा जा सकता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर, हो सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखने के लिए बोले। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहने का मतलब, इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहने का मतलब कि बताओ ये रिएक्शन को पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। यानी इनडायरेक्टली आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ की मदद से टाइम पीरियड या कभी कभी रेट कांस्टेंट निकालने के लिए पूछा जा सकता है। पहले अगर चैप्टर को नहीं समझे तो चैप्टर पढ़ने का मजा नहीं है, और समझ के चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा है। दूसरा आपसे कह सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेमेटिक्स बताओ, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखो। फिर पूछ सकता है सेकेंड ऑर्डर के बारे में बताओ। फिर पूछ सकता है
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताओ, फिर पूछ सकता है फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताओ, यानी उसका टाइम पीरियड और रेट कांस्टेंट, ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, यानी सबसे पहले आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे ये समझना होगा, फिर इंस्टेंटेनियस, फिर रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फिर रेट कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कहानी समझनी होगी, फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ जिसमें टाइम पीरियड, हाफ लाइफ भी पूछा जा सकता है, यानी हाफ टाइम पीरियड, आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, हाफ लाइफ या हाफ टाइम पीरियड, आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है उस रिएक्शन को, वगैरह वगैरह चीजें जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए, किसी भी ऑर्डर के लिए पूछ सकता है, उसके लिए हम आपको कहानी समझा देंगे। फिर आपसे पूछ सकता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एक रेट ऑफ रिएक्शन जो है टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जिसके लिए हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, और कहीं बीच में आपको पढ़ना होगा, 7th पॉइंट हो गई, 8th पॉइंट में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी आप इसमें केमिकल रिएक्शन के ऊपर काइनेटिक्स लगाओगे, और काइनेटिक्स लगाते हुए आप उसका एवरेज आरओआर, इंस्टेंटेनियस आरओआर, फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ यानी टाइम पीरियड या रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ के लिए, फुल लाइफ के लिए, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, फिर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, जिसके बारे में हमारे आर्हेनियस सर ने एक इक्वेशन दिया था, आर्हेनियस इक्वेशन वो समझना है, फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन समझना, और इन सब चीजों को मैथमेटिकल तरीके से समझना है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन का काइनेटिक्स लिखना है, यानी केमिकल काइनेटिक्स करना है। और इस बात को समझाने के लिए हमने आपसे लिया सिर्फ और सिर्फ 5-6 मिनट, और इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी जब हम आगे पढ़ाएंगे। तो लेट क्यों करना सर, बता ही दो जब इतना आसान है। तो इस पूरे चैप्टर की टॉपिक को हम 1 घंटे के अंदर कोशिश करते हैं इन सारी बातों को आपको समझाने की, ताकि आपको 1 घंटे में सारी चीजें मिल जाए। एग्जाम टाइम है आपका, एक बार थ्योरी रिवीजन हो जाएगी, फिर आप लोगों का अच्छा सा कमेंट आएगा, तो फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स बना देंगे। जैसे आप लोगों का एक कमेंट आया है कि सर लॉग और एंटी लॉग में प्रॉब्लम हो रही है, तो लॉग और एंटी लॉग के रिगार्डिंग भी हम बातें आपको बता देंगे। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन पकड़ लेते हैं जो एनसीईआरटी पकड़ के चलती है, उसको हम पकड़ लेते हैं, जैसे 2N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। सबसे पहले समझ लो कि एक बात जान लेना है कि we can only find the kinetics of chemical reaction if and only if these reaction या these reactions, समझाते क्या लिख रहे हैं, एकदम दोहराना नहीं, these reactions will happen in finite interval of time, finite interval of time, यानी हम सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन, कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स में जो फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में खत्म होता हो। इसका क्या मतलब, जैसे अगर आप मान लो कोई रिएक्शन उठा लेते हो Na+Cl और ये रिएक्ट करता है और NaCl हो जाता है, तो ये इतना फास्ट होता है कि वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसमें हम डिटरमाइंड ही नहीं कर पाएंगे, इतना फास्ट हो जाएगा कि वो हम डिटरमाइंड ही नहीं कर पाएंगे, यानी जो बहुत तेजी से हो रहा होगा, जो आयनिक रिएक्शन होगा, उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत फास्ट हो रहा है। अगर मान लो हमारे पास दूसरा चीज हो रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इतना स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो रिएक्शन है कि अब 1-2 साल 6 महीने मॉइस्चर में छोड़ा तो रस्ट किया, तो ऐसे भी रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। यानी जो बहुत फास्ट हो रहा है जैसे आयनिक रिएक्शन, उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इतना तेजी से हो रहा है कि हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। स्लो रिएक्शन इतना स्लो होगा कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंट काम रहेगा नहीं, वो सिर्फ टाइम का वेस्टेज है। तो इसीलिए हम सिर्फ जो फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा हो, जैसे जो हमने एग्जाम्पल
एग्जांपल लिया है, इसमें क्या होता है कि N का ट्रिपल बॉन्ड N के साथ है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और H का सिंगल बॉन्ड H के साथ है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने में फाइनाइट टाइम लगता है, फाइनाइट टाइम लगता है टू ब्रेक, यानी 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वगैरह वगैरह में। और जो NH3 है, इसका जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें फाइनाइट टाइम लगता है टू फॉर्म, यानी 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, यानी ऐसे रिएक्शन जो फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में हो। और मेरी बात को समझो, तो जो भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते होंगे, उन्हीं का हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड कर पाएंगे, क्योंकि जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो एक फाइनाइट 5-10 मिनट के अंदर बॉन्ड का टूटना, फिर फॉर्मेशन होना, सारी कहानी चलती है। जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो इतना फास्ट कर जाते हैं कि हम उसकी बातों को समझ ही नहीं पाते, रेट डिटरमाइन कर ही नहीं पाते। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वगैरह, कुछ ऐसे प्रोसेस है जो लंबा टाइम लेते हैं, वहां पर बैठकर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हमारे लिए टाइम का वेस्टेज होता है। तो ऐसे बॉन्ड जो फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में टूटकर फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में फॉर्मेशन कर देते हो, इसी रिएक्शंस का हम रेट ऑफ रिएक्शन, अर्हेनियस इक्वेशन, जो भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी वगैरह जितनी भी कहानी है, सिर्फ इन्हीं रिएक्शंस पे लगाते हैं। और ओवरऑल हमने जब बात समझा तो देखा जो भी फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में होने वाले रिएक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं कोवैलेंट बॉन्ड वन से बनने वाले रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो समझ गए कि जो बहुत फास्ट हो रहा होगा उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जो बहुत स्लो हो रहा होगा उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी उन्हीं हम रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं जो एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा होगा। अब अगर इस रिएक्शन को अगर आप देखो तो यहां से अगर आपको कहेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये रिएक्टेंट साइड में है तो यहाँ माइनस लगाओ और इसको रेसिप्रोकल कर दो जो इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और यहाँ डेल्टा N2 बाय डेल्टा T लिख सकते हो। या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ना डेल्टा N2 को लेकर आप -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T भी लिख सकते हो। या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट को नहीं लेना चाहते हो तो प्रोडक्ट को लोगे, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज होकर टूटकर कंसंट्रेशन डाउन होता है, इसलिए निगेटिव लेते हैं। और क्योंकि इसमें फॉर्मेशन हो रहा है NH3 का, तो इस समय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेसिप्रोकल तो करेंगे, लेकिन इसका हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। अब इन तीनों को अगर हम कोरिलेट करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो -1/2 डेल्टा N2 बाय डेल्टा T इक्वल्स टू -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू +1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T होता है। और जब भी कोई चीज डेल्टा करके दी जाती है तो N2 का हम फाइनल कंसंट्रेशन, ऐसे ब्रैकेट में डालने का मतलब है कंसंट्रेशन फाइनल, माइनस N2 का हम इनिशियल कंसंट्रेशन आपस में माइनस कर देंगे, वही उसका चेंज इन कंसंट्रेशन -1/2, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, क्योंकि जब भी एवरेज दिया जाएगा तो 0 से 2 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड, 0 से 6 सेकेंड के बीच में दिया जाएगा। तो इस रिएक्शन का हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसी जगह हमें कहता इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो जहां पर हमने डेल्टा दिया है वहां पर हम D लगा देंगे, सब कहानी सेम हो जाएगी, यानी -1/2 dN2 बाय dt। या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम दूसरे रिएक्टेंट के लिए लिखे तो -1/3 dH2 बाय dt। या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू +1/2 dNH3 बाय dt। और इन तीनों को जब कोरिलेट किया तो देखा ये इसके बराबर भी हो सकता है, इसके भी या इसके भी, तो तीनों को हम चाहे तो बुक जैसे लिखती है वैसे हम लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/2 dN2 बाय dt इज इक्वल्स टू -1/3 dH2 बाय dt इज इक्वल्स टू +1/2 dNH3 बाय dt। अभी देखो, क्योंकि हम आपको थ्योरी बता रहे हैं तो कुछ कुछ जगह आपको सिर्फ समझ लेना है, ठीक है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है।
जब इसके हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बार थ्योरी को रिवाइज कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी डी होगा तो चीजें डिफरेंशिएशन में जाएगी, और जब भी डेल्टा होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो कभी कभी इस तरह से एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या टाइम इंटरवल पे किसी का कंसंट्रेशन इंक्रीज या किसी का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होगा, उस वैल्यू को डालकर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करेगा कि आपको ग्राफ बना के दे देगा, ऐसे ग्राफ ले लेगा और कहेगा कि हमने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दिया है, अब आप ऐसा कुछ है। तो आप इस ग्राफ में क्या करोगे, जब भी आपको एवरेज निकालना होगा तो कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लोगे, इसको यहां से मिला दोगे, यहां से मिला दोगे, इसको यहां से मिला दोगे, यहां से मिला दोगे, बोलोगे यहां से यहां तक का टाइम माइनस यहां से यहां तक का टाइम जो होगा वो टाइम में आएगा, और यहां से यहां तक का जो कंसंट्रेशन होगा और यहां से यहां तक का जो कंसंट्रेशन होगा इसको इससे माइनस करोगे तो ये ऊपर आएगा ग्राफ के थ्रू। अगर इसी में कहता ना बच्चे हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो किसी एक पॉइंट को पकड़ लोगे और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और ये टेंजेंट जो पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बना रही होगी उस एंगल को लोगे, और आप जानते हो स्लोप is tan theta, और whatever be the value of tan theta you will get, that is the instantaneous rate of reaction। आपको जो भी tan theta की वैल्यू मिलेगी वो उस इक्वेशन का, उस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी एंगल लेना है इंस्टेंटेनियस के लिए तो ये वाली एंगल लेनी है, ये वाली एंगल नहीं लेनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और जो बच्चा मैथमेटिक्स का होगा वो इस कहानी को समझ गया होगा, वाई इज इट सो। जो बच्चा बायोलॉजी का है उसके लिए ये बात समझ के रखना है कि ये वाली एंगल आपको कंसीडर करनी है, ठीक है। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। बाद बाकी जब हम और क्वेश्चन करते चलेंगे तो चीजों को और समझते चलेंगे। इसी में आपको 2-3 बातें और पूछ सकती है। ग्राफ की कहानी समझ गए कि ग्राफ से क्वेश्चन को कैसे बनाना है। यहीं पर 1-2 कहानी और बोल देगी, बोलेगा कि आप बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ROD का मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और ROA का मतलब, हाँ वेरी गुड रेट ऑफ अपीयरेंस, एकदम सही। अरे सर पहले से पढ़ रखे हैं ना हम, आप जो लिखोगे वो तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हो। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर आपको निकालना हो तो ना तो माइनस साइन लेते हैं और ना तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका निकालना हो सकता है, N2 का। तो मॉड लगा के डेल्टा N2 बाय डेल्टा T डाल लोगे, -1/2 हटा लोगे। या आपसे पूछा जा सकता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, तो मॉड लगा के डेल्टा H2 बाय डेल्टा T लगा सकते हो। या आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा डिसअपियर होता है और प्रोडक्ट हमेशा अपीयर होता है, तो अपीयरेंस हमेशा प्रोडक्ट के लिए पूछा जाएगा। तो NH3 का रेट ऑफ अपीयरेंस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। अगर उसी जगह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछेगा तब भी वही कहानी, dN2/dt। किसके लिए, N2 के लिए। अगर आपसे H2 के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछेगा तब भी उसी वही कहानी, सिर्फ डेल्टा की जगह dH2/dt लगा देंगे और दोनों में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और साइन को हटा के चलेंगे। और अगर आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 पूछेगा तो dNH3/dt कर लेंगे। और ये कहानी हो जाती है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग ग्राफ, यूजिंग द गिवन वैल्यू, और रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत प्यार से, बहुत सटीक तरीके से। और जब इसके न्यूमेरिकल हम देखो, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल इसमें करा देते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये वीडियो हो जाएगा 3-4 घंटे का और आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो पहले आप एक बार थ्योरी देख लो, फिर इस थ्योरी के जस्ट बाद न्यूमेरिकल डालेंगे इन टेक्स्ट का, उसको देखोगे, उसके जस्ट बाद बैक एक्सरसाइज डालेंगे, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, कम टाइम स्पेंड भी करना पड़ेगा। और हो सकता है कि जब हम इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन डाल रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आप खुद से वो क्वेश्चन कर लो, बस वीडियो से उसका आंसर मैच कर लो। यहाँ तक नोट डाउन करो। कितने टाइम चले गए हमारे पास, अच्छा 19 मिनट चले गए हैं, लिख लिया यहाँ तक।
अब थोड़ा गाड़ी को स्पीड करें, हाँ सर थोड़ा थोड़ा स्पीड कर दो, आप थोड़ा स्लो चल रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम आपको यहीं पर मॉलिक्यूलरिटी और रेट ऑफ रिएक्शन लिखना 10-15 मिनट में सिखा देंगे, देखते चलो। अभी आप मान लो कोई भी रिएक्शन हम उठा लेते हैं, अब N2 + H2 वगैरह वगैरह नहीं उठाते, हमने अच्छा यही रिएक्शन उठाते, चलो इसी का उससे कुछ भी हो रिएक्शन वही दिमाग लगाना है। 2N2 + 3H2 gives 2NH3। इसका आपने क्या लिखा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा आपने -1/2 डेल्टा N2/ΔT is equals to -1/3 डेल्टा H2/ΔT is equals to +1/2 डेल्टा NH3/ΔT, ये लिखा। और इसी का जब आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखा तो क्या लिखा, तो बोला -1/2 dN2/dt is equals to -1/3 dH2/dt is equals to +1/2 dNH3/dt। कोई दिक्कत है? अब इसी जगह आपको कहा जाएगा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। रेट समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, कोरिलेट समझना। रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, लेकिन उस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का दूसरा तरीका है, वो है हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन तो कहता है कि जैसे यहां पर N2 है और H2 है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में अप टू क्लास 12th आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि हमेशा रिएक्टेंट को लेके चलना है। किसको लेके चलना है, रिएक्टेंट को। तो इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे यूजिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन की वजह से, तो बोलोगे इसका रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ N2 के पावर में x। ये जो x है ये इसके 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H2 के पावर में y, और ये जो y है ये 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये x और y, x एंड y कहां से मिलेगा आपको, एक्सपेरिमेंट से, यानी ये वैल्यू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होगा। और इसी को जब आप बाहर निकालते हो तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह एक वैल्यू आता है कि इसी को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट इज N2 के पावर में x और H2 के पावर में y। ये जो x है ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ N2, यानी N2 के रिस्पेक्ट में इस रेट का ऑर्डर क्या है, और y जो है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2 के कंसंट्रेशन में y का जो रेजिंग पावर है वो H2 के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर बता रहा है। और यहाँ पर x + y निकाल दोगे तो ये स्मॉल n होता है, और इसी को हम कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बात को समझना। हम कह रहे हैं कि एक तरीका तो है एवरेज इंस्टेंटेनियस निकालने का, और एक है रेट लॉ एक्सप्रेशन जिसमें आपको रिएक्टेंट को लेके चलना है। रिएक्टेंट के पावर में x, और जो भी रिएक्टेंट है उसके एक के पावर में x, एक के पावर में y देके चलना है। ये कभी मत कहना कि ये x इसके बराबर है और ये y इसके बराबर है, और x और y इसके बराबर हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे हम, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। यानी एवरेज ऐसे लिख दिया, इंस्टेंटेनियस ऐसे लिख दिया, रेट लॉ मेथड से हमने ऐसे रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिख दिया, और x + y हमें बता देगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है या फोर्थ ऑर्डर है। यहाँ से हम एक k का बहुत अच्छा यूनिट निकालेंगे। हमने लिखा रेट बराबर हमारे पास मिला k N2 के पावर में x एंड H2 के पावर में y। अब आपसे क्या करेगा, कभी कभी क्वेश्चन में k बराबर दे देगा 0.2 सेकेंड इनवर्स, और कहेगा फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगा, तो इसके लिए दिमाग लगाओगे। पहले एक k का सिमिलर यूनिट याद कर लोगे। देखो तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकालोगे, क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है। कंसंट्रेशन का यूनिट हम क्या जानते हैं, मोल पर लीटर अपॉन टाइम, यानी टाइम का यूनिट सेकेंड। यानी ओवरऑल रेट का अगर हम यूनिट लिखे तो हम क्या लिखेंगे, मोल अपॉन लीटर सेकेंड -1, ऊपर चला जाएगा, जाना था उसको सबसे ऊपर, यहाँ आ गया। समझो 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 समझो, घबराना नहीं, ये उल्टा लिख दिया, समझो समझो। यहाँ से हमारे पास जो रेट है वो क्या है, -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। N2 का -1/2 का कोई यूनिट नहीं होता। कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी का यूनिट
मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, और ये सेकेंड यहां मल्टीप्लाई होगा तो रेट का यूनिट क्या आ गया, मोल अपॉन लीटर इनटू सेकेंड, नॉट सेकेंड इनवर्स, इज इक्वल टू के। अब यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर के पावर में x, और यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन, यानी यहां भी मोल पर लीटर के पावर में y। अब यहां से बोलोगे ये मोल अपॉन लीटर के पावर में 1 है, और सेकेंड को ऊपर ले जाते हैं तो सेकेंड इनवर्स बन गया। यहां तक कोई दिक्कत, बहुत चीज पढ़ चुके हो तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। यहां से के, इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर के पावर में x प्लस वाई, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, और x प्लस वाई को ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एन, यानी x प्लस वाई की जगह स्मॉल एन लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो तो इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके आओगे, ये सब हटा, ये सब लिख लिया, जो जो लिखते चल रहा है हटाते चल रहे हैं, वो बात को समझते चलना है, क्योंकि हम रिवीजन करने आए हैं और रिवीजन थोड़ा फास्ट होता है। जो अगले साल का बच्चा होगा उसके लिए चैप्टर फिर बना देंगे अगर जरूरत होगा तो। यहाँ से लिख सकते हो के बराबर, ये पूरा उठ के इधर आएगा तो मोल पर लीटर के पावर में 1 सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर के पावर में n सेकेंड, कुछ नहीं, बस मोल पर लीटर के पावर में n। अब देखो तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n को क्या लिख सकते हो, a टू द पावर m माइनस n, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, k का एक जनरल यूनिट बन के आ गया मोल अपॉन लीटर के पावर में 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब यहां से कोई कहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, n बराबर 0 है, क्योंकि n जो है वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है। अगर जीरो ऑर्डर है तो n की जगह 0 डालोगे तो 1 माइनस 0 इज 1, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर सेकेंड माइनस 1। कोई कहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 0, यानी इसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स। कभी कभी अभी जो हमने बोला k बराबर 0.2 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो क्या इसमें हर वैल्यू डाल के देखेंगे, नहीं, इसका जनरल फॉर्मूला उठाओ, क्या है हमारे पास, मोल अपॉन लीटर के पावर में 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू में, इसका ओरिजिनल यूनिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो सेकेंड इनवर्स है, ये इससे कट गया। अब हमारे पास बचा मोल पर लीटर के पावर में 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 बचा, और 1 को चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, मोल अपॉन लीटर के पावर में 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, यानी n 1 माइनस n बराबर 0, n को उधर ले जाओगे तो n बराबर 1 आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी k के वैल्यू दे के यूनिट दे दे, तो इस यूनिट को आपको ध्यान रखना है और इस यूनिट से दोनों को कोरिलेट करा देना है, और आपका उससे जो भी वैल्यू n की आ जाएगी दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी यहाँ से आपको क्या क्या बातें दिमाग में होनी चाहिए, पहली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए 12th के रिगार्डिंग कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकालते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, और रेट लॉ एक्सप्रेशन की मदद से k का एक जनरल यूनिट कैसे निकालते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए अभी तक के कहानी में। इरेज करें इन सबको, हाँ सर समझ गए, थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन बताओगे तो और कंफ्यूजन कह रहे हो आप क्लियर कर दोगे एग्जाम एग्जैक्टली। अब हमने बोला ये जो पावर x और y है वो कभी भी उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं होगा, वो कब होगा वो हम बताएंगे, आगे पढ़ेंगे तब, अभी आप मान के चलो कि कभी भी इक्वल नहीं होगा। अब इसी तरह से आपसे बोला जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग वगैरह सब लास्ट में लिखवा देंगे, वो मेन चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, वो हमने आपको समझा दिया। k का एक जनरल यूनिट मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब जो भी यूनिट दिया गया उससे इक्वेट करो और काट कूट करके किसी तरह से n की वैल्यू निकालो, एंड व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ n दैट वुड डिसाइड the order of reaction. K is called the rate constant, average, instantaneous. How can we write the rate of reaction, and how can we find the unit of rate of reaction, that is mole per liter second, वो यूनिट होती है। ये सारी चीजें आपने समझी। अगर आपसे अब कहता है कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, समझो 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 समझो, हम यहाँ समझाने आए हैं आपको सिलेबस के साथ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहता है तो क्या करें सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमेशा हमेशा ए बराबर लिख लो प्रोडक्ट, हमेशा ए बराबर प्रोडक्ट, एकदम जनरल केस में 12th लेवल पे यही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। अब इससे कहोगे कि हमारे पास इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक तरीका है कि भैया इसको 1 है इसके आगे तो -1/1 dA by dt, dA by dt इंस्टेंटेनियस वाला ही लिखोगे, ठीक है। एक दूसरा तरीका है हमारे पास ROR बराबर K A की पावर। अब क्योंकि ये जीरो ऑर्डर ऑलरेडी कह दिया गया है,
तो ए की पावर x लिखने की जगह ए की पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया जाता था तो हम x मानते थे, y मानते थे, लेकिन जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह दिया गया है, यानी एक्सपेरिमेंटली हमने पता लगा लिया है, तो वो क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, लिख दिया। अब ये दोनों को इक्वेट करो, इससे फार्मूला मिल जाएगा। तो आपके पास है -1/1 dA by dt इज इक्वल टू k, a की पावर 0 इज 1, खत्म। यहां से बोलोगे dt को उधर ले जाते हैं, माइनस को उधर, तो dA बराबर -k dt हो जाएगा। दोनों को इंटीग्रेट कर दो, इसको इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल को n है, फाइनल को a, और इसको 0 टाइम से t टाइम तक इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन a आएगा, कहां से कहां, a नॉट से लेकर a तक इज इक्वल टू -k बाहर निकल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से लेकर t तक, ये हो जाएगा a माइनस a नॉट इज इक्वल टू -k t माइनस 0 t हो जाएगा, t माइनस 0 आएगा, यहाँ से a माइनस a नॉट इज इक्वल टू -kt, a नॉट को उधर ले जाओगे तो a बराबर a नॉट माइनस kt हो जाएगा। कभी कभी कहता है t का फार्मूला चाहिए हमें, तो यहाँ से आप लिखोगे, इस माइनस को पहले इधर लाओगे तो ये a नॉट माइनस a बन जाएगा, अपॉन में k इधर आ जाएगा, ये t का फार्मूला हो गया, कोई दिक्कत। अब इसी में कोई, ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया टाइम पीरियड निकालने का। इसी में कोई कहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ बताओ, तो हाफ लाइफ में क्या करोगे, टी की जगह टी हाफ लिख दोगे, मतलब t/2 नहीं लिखोगे, t और 1/2 ऐसे लगा दोगे सिर्फ डिनोट करने के लिए, और जो t है उसकी जगह, और जो a है उसकी जगह a नॉट बाई 2, यानी जो a इनिशियल जो फाइनल कंसंट्रेशन a आया है वो एक्चुअली a नहीं है, a नॉट का आधा है, क्योंकि 50% हो चुका। अब इस फार्मूला में t की जगह t हाफ डाल दिया, a नॉट की जगह कोई टच नहीं करोगे, a की जगह a नॉट बाई 2, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, और नीचे में k। इसको सॉल्व करोगे तो 2 एलसीएम लोगे तो बोलोगे a नॉट 2a नॉट a 1 है अपॉन a नॉट बाई k, यानी t हाफ for zero order reaction is 2a naught minus a is a naught upon 2 by k, that is 2k। ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, खत्म। इसी तरह से अगर आपसे कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझेंगे आप, इरेज करें एकदम धीरे धीरे, शुरुआत में इसलिए स्लो किया ताकि लास्ट में फास्ट कर सके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार थ्योरी थोड़ा सा ओवरव्यू कर लो, फिर हम आपको पक्की बात है कि सारे क्वेश्चंस बताएंगे, बिना क्वेश्चन बताए हुए आपके लिए काम नहीं बनेगा। अगर आप 2023 की जगह, इस बार की जगह 2024 में भी पढ़ रहे हो ना इस वीडियो को, तब भी आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये समझने के बाद जब क्वेश्चन समझोगे तो कोरिलेशन अच्छा होगा। अगर आपसे कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका हाफ लाइफ निकालो और उसके साथ साथ इसका इंटीग्रेटेड रेट लो यानी टाइम पीरियड निकालो, आप कुछ नहीं करोगे, सीधा लिखोगे a बराबर प्रोडक्ट है सर, हाँ सर है, बोलेंगे r बराबर -1/1 dA by dt, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर जो दूसरा r लिखेंगे वहां पर k a टू दी पावर 0 डालते थे, अब फर्स्ट ऑर्डर है तो टू दी पावर 1 डालेंगे, इन दोनों को कोरिलेट करेंगे, -1/1 dA by dt इज इक्वल टू k a, यहाँ से a को इधर ले आओ, dt को उधर ले जाओ, माइनस को उधर ले जाओ, यानी dA by a इज इक्वल टू -k dt हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करो इनिशियल से फाइनल तक, इसको 0 से t तक। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है कि dA का इंटीग्रेशन a होता है 1/a, dA का इंटीग्रेशन लॉग बेस EA होता है, लॉग बेस 10 नहीं, और लॉग बेस EA को जब लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 लॉग बेस 10 A लिखते हैं। उसी तरह अगर आपको 1/a² dA का हो, ये एक स्पेशल केस है, 1/a का सिर्फ लॉग A होगा, 1/a² dA हो तो इसको क्या करते थे पहले, a टू दी पावर -2 dA करोगे, a टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी a टू दी पावर -1 अपॉन -1, यानी ये ओवरऑल -1/a आ जाएगा। ये सारी चीजें इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो, आप जानते होंगे, यानी इंटीग्रेशन में x टू द पावर n dx होता है तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करते हैं, यही इंटीग्रेशन का रूल है। बस dA के लिए a हो जाता है और 1/a के लिए लॉग बेस EA हो जाता है, इसके अलावा हर जगह ये रूल चलेगा, a² है उसको ऊपर ले जाओ -2 हो जाएगा और इस फॉर्मूला में बैठा दो, a³ है तो उसको ऊपर ले जाओ माइनस हो जाएगा, अगर ऊपर ही है तब तो ठीक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए इस बात को, तो अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें ले चलते हैं, थोड़ा फास्ट हो रहा होगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, और जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है उसके लिए थैंक यू है। तो dA by a का अभी आपने सर बताया कि
कि log बेस ई ए होता है, कहां से कहां तक, ए नॉट से लेकर ए तक, इज इक्वल टू माइनस के बाहर निकल गया, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से लेकर टी तक, इसको लिखोगे log बेस ई ए माइनस log, एक बार ए की जगह ए डालोगे, एक बार ए की जगह ए नॉट, तो log बेस ई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ से log बेस ई ए माइनस log बेस ई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा, माइनस को इधर लेके आओगे, log बेस ई ए नॉट पहले आ जाएगा इज इक्वल माइनस log बेस ई ए बाद माइनस लगाओगे तो माइनस से प्लस, तो प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में, इज इक्वल टू के टी हो जाएगा। अब अभी हमने आपने बोला कि सर log बेस ई में हम किसी भी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, उसको log बेस 10 में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे 2.303 log बेस 10 ए नॉट माइनस 2.303, जितना बार चेंज करोगे उतना बार 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू के टी। अब सबको 2.303 से डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा log बेस 10 ए नॉट माइनस log बेस 10 ए इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। अब हमने पढ़ा है कि log बेस ई ए माइनस log बेस ई बी होता है, बेस ए हो ई हो या बेस 10 हो, इसकी वैल्यू होती है log बेस 10 ए अपॉन बी, जब माइनस में होता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं log बेस 10 ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। यहाँ से आप 2.303 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, के को इधर लेके आओगे तो टी बराबर बन जाएगा 2.303 अपॉन के log बेस 10 a naught upon a, कहानी खत्म। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ टू फाइंड द टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी में कोई भैया हमसे कह देगा कि जीरो ऑर्डर इसका हाफ लाइफ बताओ, तो हाफ लाइफ में हमको कुछ नहीं करना, टी की जगह हमें टी हाफ डाल देना है और ए की जगह हमें ए नॉट बाई 2 डाल देना है, वैल्यू डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के log बेस 10 ए नॉट की जगह ए नॉट और ए की जगह ए नॉट बाई 2, ए नॉट कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log बेस 10 2 बच जाएगा और log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3 होती है और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 3 3 9 3 यानी 0.6909 अपॉन के, जिसको एनसीईआरटी बुक में टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के लिख के दिया हुआ है। ये हो गया हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर पूछेगा तब भी हो जाएगा, थर्ड पूछेगा तब भी हो जाएगा, सारी चीजें आप करते चले जाओगे। सेकंड पूछेगा तो क्या करेंगे दिखाते हैं, इसको इरेज करें, पक्की वाली बात लिख लो, हम भी पानी पी लेते हैं, जल्दी लिखो। पी लिया हमने, आपने भी पी लिया, हाँ सर पी लिया, सर पी लिया, इसको मिला पी लिया नहीं हुआ है सर, पानी पी लिया, अच्छा अच्छा हमको लगा पी लिया हो गया आपको, अच्छा ठीक है सर। सेकेंड ऑर्डर समझाओ तो समझ गया बात को, कैसे कैसे करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पक्का समझ में आया। अगर आप 2024 में इस वीडियो को देखना, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो हमें बोलना, अगर इस साल 2023 में देख रहा है उसको तो पक्का नहीं होगा। अगर थर्ड ऑर्डर होता तो क्या करते, थर्ड ऑर्डर होता तो हम कहते कुछ नहीं करेंगे सर, हम लिखेंगे आर, पहले तो लिख लेंगे ए बराबर प्रोडक्ट, तो यहाँ से r बराबर -1/1 dA बाई dt, r बराबर यहाँ से लिखेंगे के a टू द पावर 2 को कि सेकेंड ऑर्डर है, के a टू द पावर 2 इज इक्वल टू -1/1 dA बाई dt को इधर लाओगे तो माइनस के dt माइनस के साथ इज इक्वल टू dA अपॉन a स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से t तक, इंटीग्रेशन ए नॉट से ए तक, इसका इंटीग्रेशन करके माइनस के टी आ जाएगा 0 से टी तक। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो अभी बताया कि सिर्फ 1/a होता है तभी वो लॉजिक लॉग ए वाला होता है, नहीं तो सब में ऐसे लॉजिक लगाओगे तो a टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यानी a टू द पावर -1 अपॉन -1 यानी -1/a आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/a, ए नॉट से लेकर ए तक, माइनस बाहर निकाल लो तो ये माइनस कट गया, तो ये मिल गया के टी -0 इज इक्वल टू 1/a -1/a नॉट। देखो 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 देखो, एक बार a डाला एक बार a नॉट डाला, माइनस निकाल के बाहर कर दिया, तो के टी बराबर 1/a -1/a नॉट हो गया। के को उधर ले गए तो t बराबर 1/k ब्रैकेट 1/a -1/a नॉट, कहानी खत्म हो गई। इसी तरह से आसानी से एकदम बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना, एकदम बराबरी से हो जाएगा। हाफ लाइफ क्या करोगे, t की जगह t हाफ डाल दोगे,
ए की जगह ए नॉट बाई 2 डाल दोगे, यहां से मिल जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के, 1 बाई ए नॉट बाई 2 माइनस 1 बाई ए नॉट, ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के, 2 बाई ए नॉट माइनस 1 बाई ए नॉट, एलसीएम ए नॉट होगा 1 बाई ए नॉट आ जाएगा, तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू 1 बाई ए नॉट, यानी टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के ए नॉट आ जाएगा। इस तरह से बनाते चले जाओगे, कहानी होती चली जाएगी, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ की कहानी आपने देखी, जानी और समझी, और इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का अगर आप फार्मूला भूल जाते हो तो इस तरह से किसी भी चीज को आप डिराइव करके आराम से बना सकते हो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इंक डाल रहे थे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको। इंटीग्रेटेड रेट लॉ यानी एवरेज लिखने आना चाहिए, इंस्टेंटेनियस लिखने आना चाहिए, के का एक यूनिट याद होना चाहिए, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, उससे किसी से कोरिलेट करके के की वैल्यू निकाल सकते हो। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का तो हमने इतना सारा स्टोरी समझाया कि अब आप हमें समझा सकते हो। अब कहता है फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये दो चीजें। फिर उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो देख लो, पहला चीज अगर आपसे कहेगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप पढ़े लिखे बच्चे हो, क्या कहोगे? पहला कहता है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ, लिख लो हम लिखवा देते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिपेंड अपॉन द कैटलिस्ट, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, लिख लो। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? वेरी फास्ट रिएक्शन अगर है तो आप कहोगे आर ओ, आर को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर कहीं पे कोई वेरी स्लो रिएक्शन है तो इस केस में भी हम आर ओ, आर को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तीसरा में कहेगा आपको मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब इनफाइनाइट टाइम में खत्म हो रहा है, तो इसका हम आर ओ आर फाइंड आउट कर सकते हैं। चौथा कहोगे टेम्परेचर के चेंज होने से इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन होता है। जनरली कहा जाता है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आइदर 2 टाइम्स और 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर आप वेरी फास्ट है उसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते, वेरी स्लो है उसका नहीं निकाल सकते, जो इनफाइनाइट टाइम में हो सकता है उसका निकाल सकते हैं। टेम्परेचर के चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। जनरली कहा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो टेम्परेचर जो है वो लगभग अगर 10 डिग्री बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन लगभग या तो 2 गुना बढ़ जाएगा या तो 3 गुना बढ़ जाएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। एग्जैक्ट डिपेंडेंसी के लिए, एग्जैक्ट डिपेंडेंसी के लिए हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, और आर्हेनियस इक्वेशन है k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस ea बाय rt। यहाँ पर k जो है वो एक रेट कांस्टेंट है, a जो है उसको हम वायलेंसी फैक्टर कह लेते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कह लेते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कह लेते हैं, इसकी वैल्यू गिवन होगी। या दूसरी तरीके से इसको हम आर्हेनियस कांस्टेंट भी कह देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ये है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आर है उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन लेते हैं, और जो टी है उसको हमें टेम्परेचर को लेना है इन केल्विन, वो आपको एग्जाम में दिया जाएगा टेम्परेचर। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए हमें आर्हेनियस इक्वेशन को याद करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम तोड़ के देखते हैं। पांचवा कहता है कि कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से श्योर नहीं है, नॉट श्योर, या तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर सकता है या रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर सकता है। ठीक है। छठा चीज कहता है कैटालिस्ट के यूज करने से, कैटालिस्ट पर भी जो है वो डिपेंड कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब समझो ने जो लिखवाया फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी फास्ट नहीं निकाल सकते, वेरी स्लो नहीं निकाल सकते, मॉडरेट यानी इनफाइनाइट टाइम में होगा उसका निकाल सकते हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने से जनरली 10 डिग्री बढ़ाने से
टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आर्हेनियस इक्वेशन यूज करो, k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस EA बाय RT, जहां पर k है रेट कांस्टेंट, a है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर्हेनियस कांस्टेंट, EA है एक्टिवेशन एनर्जी, R है 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में दी जाएगी। कंसंट्रेशन के बढ़ाने से हम श्योर नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बढ़ ही जाएगा, वो हमें देखना होगा फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर कैसा है, उसका क्या फार्मूला है जो हमने अभी करके दिखाया। कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट के आने से रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ फर्क पड़ सकता है, यहाँ तक कोई बात दिक्कत है नहीं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, के का जनरल यूनिट समझ लिया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ समझ लिया, आर्हेनियस इक्वेशन को अब हम समझ लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया है तो यहीं पर हम आर्हेनियस इक्वेशन को समझा देते हैं। ये हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन है। अब इस आर्हेनियस इक्वेशन को कैसे कैसे तोड़ सकते हो, तो एक बात याद रखना, जब भी कोई log बेस e x बराबर 2 दिया हुआ है तो ये जब log बेस e उधर जाएगा तो x बराबर e टू द पावर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास log बेस 10x दिया हुआ है बराबर 2 तो x बराबर आप लिखोगे एंटी log 2, यानी बेस 10 जब उधर जाता है तो एंटी लॉग बन जाता है, और जब बेस e उधर जाता है तो e का पावर जो भी इधर होता है वो आ जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन है k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस EA बाय RT। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जैसे पानी को लेकर आप गर्म करने जा रहे हो तो क्या आग पे रखते ही वो बॉयल होने लगता नहीं, पहले वो 100 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचता है तब जाके बॉयल होता है। यानी अगर इसका ग्राफ बना के देखोगे तो कुछ ऐसा बनता है, मान लो ये रिएक्टेंट है, यहाँ से पहले वो एक्टिवेशन एनर्जी पहुंचा फिर जाके वो प्रोडक्ट बना, और ये जो पाथ है यही हमारा है EA, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तब जाके वो, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए, तब जाके वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा और बॉयल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो भी टेम्परेचर मिलेगा उससे बॉयल होता रहेगा, तो वही वो एक्टिवेशन एनर्जी या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर गिवन होगा। अब यहाँ से हम कहेंगे a को इधर लेके आते हैं तो k अपॉन a इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT हो गया। जब e को इधर लेके आओगे तो log बेस e बन के आएगा, यानी log बेस e k अपॉन a इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT आ गया। और सब चीज हटा के चलते हैं, एकदम थ्रोली तो नहीं समझा सकते, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम देना चाहते हैं जिससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। मेन क्वेश्चन बनाना है हमें, यहाँ से हम लिख सकते हैं log बेस e k माइनस log बेस e a इज डिवाइड में है तो माइनस जाएगा, माइनस EA बाय RT। फिर लोगों ने बोला log बेस e में हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको log बेस 10 में चेंज करो। हमने बोला कोई बात नहीं, 2.303 log बेस 10 k माइनस 2.303 log बेस 10 a इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT। यहाँ से लोगों ने बोला नो, हम बेस 10 के 2.303 से सबको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड किया कट गया, इसको डिवाइड किया कट गया, यहाँ डिवाइड किया आ गया, यानी log बेस 10 k माइनस log बेस 10 a इज इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 RT हो गया। ठीक है, ये एक फार्मूला आ गया हमारे पास। अब इसी में कहेगा कि मान लो, इसको और अच्छे से लिखना तो ऐसे लिख लो, log बेस 10 k इज इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 RT प्लस log बेस 10 a। कहानी की कहानी हो गई। ये फार्मूला दिख रहा है आपको नीचे वाला, हाँ सर दिख रहा है। इसी में इसी फार्मूला में कोई बदमाशी कर देगा, कहेगा ना हमको जो है ना सर सो मजा नहीं आ रहा। क्यों मजा नहीं आ रहा? मान लेते हैं हमारे पास दो अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक T1 दिया हुआ है, एक T2 दिया हुआ है। तो टेम्परेचर पर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं जहां पर टेम्परेचर T1 है वहां रेट कांस्टेंट K1 है, जहां पर टेम्परेचर T2 है वहां रेट कांस्टेंट K2 है। तो ये फार्मूला को जब लिखोगे तो पहला इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, log बेस 10 K1 इज इक्वल टू माइनस EA एक साथ है, A अलग नहीं, EA नीचे है अपॉन 2.303 RT प्लस log बेस 10 a। टेम्परेचर के बढ़ने से एक T की जगह T1 हो गया इस फार्मूला में, और K की जगह K1 हो गया। उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स है। क्योंकि किसी भी पानी का एक्टिवेशन एनर्जी 100 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ाने से उसका एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी बदल जाएगा, बदल जाएगा क्या? नहीं सर नहीं बदलेगा। और फ्रीक्वेंसी फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर या आर्हेनियस इक्वेशन वो भी फिक्स्ड है क्योंकि कांस्टेंट है। K2 वाला फार्मूला लगा के अगर इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ लिखोगे log बेस 10 K2 बराबर माइनस EA बाय 2.303 RT2 प्लस
log base 10a, इन दोनों को जोड़ माइनस कर दोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा log base 10 k1 माइनस log base 10 k2 इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 RT1। अब ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो चुका है तो प्लस EA बाई 2.303 RT। जब दो चीज माइनस में होता है तो उसको डिवाइड में लिख सकते हैं log base 10 k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू, इसको बाद में और उसको पहले लिख सकते हैं, यानी ये माइनस को इधर कर देते हैं। समझना क्या करने जा रहे हैं। और T1 की जगह यहाँ T2 लिख देते हैं और यहाँ T1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। पहले इसको लिख दिया क्योंकि ये प्लस में था, बाद में इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आप बोलोगे EA अपॉन 2.303 कॉमन ले लेंगे और R भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। एलसीएम लोगे तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2 आ जाएगा। जो भी आएगा उसको आप सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर की कहानी मिल जाएगी। बोलो हाँ कि ना। अब कोई बच्चा कहेगा इसी फॉर्मूला को दूसरे तरीके से दिया गया, कैसा जानते हो? क्या किया, इसको पलट दिया है। इसको जैसे ही पलटोगे log base 10 k2 अपॉन k1 करोगे, यानी इसको इधर पलटा, इसको इधर पलटा, यानी ये माइनस साइन आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो इसके भी आगे माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बन के बदल जाएगा EA बाई 2.303 R। अब ब्रैकेट में 1 बाई T2 की जगह 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, कहानी खत्म, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजों को पकड़ना है, क्या नहीं तो ये भी एकदम 100% सही है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपने बेसिक क्वेश्चन भी समझ लिया, रेट लॉ भी समझ लिया, तो कितना टाइम को देख लेते 1 घंटे के अंदर करना है ना। ओहो 50 मिनट हो चुका है, चलो जल्दी देखो। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। जल्दी करो सर, 1 घंटे में तो आपका नहीं हो पाएगा, 10 मिनट तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं। 1 घंटे 5 मिनट तो बर्दाश्त ही कर लोगे ना यार। नहीं सर हम 1 घंटे 5 मिनट का, 1 घंटे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ तो किसका नुकसान होगा? आपका। चलो कोई नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मजा ले रहे हो आप? नहीं बिल्कुल मजा नहीं ले रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि पढ़ाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसको जल्दी से समझा देते हैं। मॉलिक्यूलरिटी वही कह रहा है कि अगर कोई रिएक्शन लिखा C6H5COOH प्लस, मान लो ऐसे लिखा और इसको तोड़ दिया, या फिर कोई भी रिएक्शन लिखा, समझो हम हटाओ इसको, एग्जांपल हटाओ। हमने लिखा 2A प्लस 3B गिव्स 3C, या फिर गिव्स प्रोडक्ट, ओके में रिएक्टेंट से पूरा मतलब है। और इस समय जो अगर रेट लिखते हो और अगर K, आप क्या लिखते थे? A की पावर में X और B की पावर में Y, और आप कहते थे X एंड Y जो है वो हमें कहां से मिलता है? एक्सपेरिमेंटली मिलता है। इसकी वैल्यू हम यहाँ का नहीं उतारते हैं। अगर आपने इसकी वैल्यू यहाँ का उतार दिया तो आप कहोगे, मान लो यहाँ पर 1 रहता और यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर 1, ऐसा कुछ लिखो 2 और यहाँ 1। अगर इसकी वैल्यू उतार दिया तो ये तभी उतार सकते हो, ये वैल्यू एज इट इज तभी उतार सकते हो। एक्सपेरिमेंटली करने के बाद भी देखोगे यही सेम आया, जब ये वैल्यू, ये जो गिवन इक्वेशन है वो एलिमेंटरी रिएक्शन हो, एलिमेंटरी रिएक्शन हो। क्या मतलब? समझो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को अगर आपको डिफाइन करना है तो इसके लिए आप डिफाइन करोगे कॉलिजन थ्योरी। आप कहोगे कि each molecules collide to each other in such an orientation plane so it form प्रोडक्ट। समझना समझाते एक लाइन में मॉलिक्यूलरिटी समझा देते हैं। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब कहता है, मान लो ये 2 मॉलिक्यूल्स है, अब ये 2 मॉलिक्यूल्स बार कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। किसी एक ओरिएंटेशन पे, किसी एक एंगल पे, किसी एक प्लेन में जब जाके ये टकराएगा तो वो प्रोडक्ट बना पाएगा। और वो तभी पॉसिबल है जब एलिमेंट्री रिएक्शन हो, यानी कोई भी रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म हो जाए।
दो स्टेप ना लगे। जैसे SN2 का रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और SN1 के लिए 2 स्टेप लग रहा था। तो जितना भी हम रिएक्शन अभी तक लिख रहे थे, N2H2 जो भी समझा रहे थे, वो हमें पता नहीं था कि वो एलिमेंट्री है। अगर एलिमेंट्री होता तो जो XY की वैल्यू है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता, लेकिन वो हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका कोएफिशिएंट उतार दोगे और इस समय बोल दोगे कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो है 3 और इसका जो ऑर्डर है वो भी है 3, यानी 99% केसेस में जो आपका मॉलिक्यूलरिटी होगा वो ऑर्डर के बराबर होगा। बस एक ही चांस है, जैसे मान लो C6H5COOH प्लस H2O दे दिया और ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 बना रहा है, तो H2O यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में है। एक्सेस अमाउंट होने की वजह से इसकी इस समय मॉलिक्यूलरिटी कहोगे तो आप बोलोगे इसका रेट लिखेंगे तो C6H5COOH के पावर में 1, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये हम बता देंगे या क्वेश्चन में बताया जाएगा तभी एलिमेंट्री रिएक्शन से मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया तो तेज मत बनना, वो क्वेश्चन में कहा जाएगा इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। और यहां लिखोगे H2O के पावर में 1, तो कहोगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन H2O जो है हमारे पास इजीली अवेलेबल है। तो जब भी H2O दिख जाए और एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी में तो कहोगे कि H2O का कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहा होगा, लेकिन जब इसका ऑर्डर लिखना होगा तो H2O के कंसंट्रेशन को 1 कंसीडर कर लोगे, ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिर्फ ये बचेगा, इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझो, मॉलिक्यूलरिटी की कहानी को समझ लो, कहानी खत्म है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि भैया पहले तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता है तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, पता करेंगे, देखेंगे अच्छा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इसकी पावर XY सेम आ गई, मतलब ये एलिमेंट्री रहा होगा। नहीं आई तो एलिमेंट्री नहीं है, हम अपने काम से काम रखेंगे। यानी ये वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली मिलेगा। हमने एक्सपेरिमेंट किया, देखा सेम आ गया, यानी हमने कहा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। या हमें कह दिया जाए कि एलिमेंट्री है तो मान लेंगे एक्सपेरिमेंटली यही आएगा। अब एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कोलिजन थ्योरी, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में, 2 या 3 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे किसी एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन पे, फिक्स्ड प्लेन में, फिक्स्ड एंगल पे, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब फिक्स्ड एंगल, फिक्स्ड चीजों पर टकराना होगा तो बहुत सारे, अगर 10 मॉलिक्यूल्स को टकराना होगा तो हो सकता है 4 टकराए, 2 न टकरा पाए। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 3 से छोटी या 3 के बराबर, इससे बड़ा मॉलिक्यूलरिटी नहीं होता है। ठीक है, तो 2-3 मॉलिक्यूल्स आपस में उस फिक्स्ड ओरिएंटेशन पे टकरा पाते हैं। उसके साथ साथ हमने बोला मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का हमेशा सेम होगा। रिएक्शन लिखो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेम्पो एलिमेंट्री लिखा हुआ है तो एलिमेंट्री, नहीं लिखा हुआ तो XY लिखो, सॉल्व करो। और उसके बाद अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों उसी के बराबर है तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन, इन दोनों को जोड़ा मॉलिक्यूलरिटी, इन दोनों को जोड़ा ऑर्डर। लेकिन कभी भी एक अमाउंट अगर एक्सेस में दिया जाए तो एक ही अमाउंट की वजह से आप ऑर्डर निकालोगे, मॉलिक्यूलरिटी दोनों की वजह से निकालोगे। ये बात समझ में आई। अब यहाँ तक जो भी कंफ्यूजन होगा वो हम आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो में इस कंफ्यूजन को क्लियर आउट कर देंगे, ताकि आपको ज्यादा लंबा टाइम न जाए। कितना टाइम हो गया? 58 हो गए। चलो इसको 1 घंटे से पहले बंद करते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे। आपको जो भी डाउट होगा आप क्वेश्चन आंसर में हमसे पूछ लेना। यहाँ तक लिखो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप लिख लोगे ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, ग्रेटर देन 3 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 3 होगा। वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। उसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंट से और मॉलिक्यूलरिटी हम निकालते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। यही कहानी समझ लो और इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। समझ गए ना? पीछे से बोल दिया तो ऐसे कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूलरिटी यानी चैप्टर हमने पूरी तरह से 1 घंटे में खत्म करने की कोशिश की है। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर जब बताएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे तो और जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। समझ में आए थोड़ा कमेंट, अगर कंफ्यूजन हो तब भी कमेंट, फिर हम आपको बता देंगे। बाय 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 बाय। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, पॉज कर दे, बंद कर दे। हाँ सर, चलो क्वेश्चन आंसर बता देना सर। बाय।